जस्टिस यशवंत वर्मा का केस आप जानते ही हैं। घर में आग लगी, आग बुझी, कैश के बंडल बरामद हुए ऐसे आरोप लगे और फिर आया ट्रांसफर का ऑर्डर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने विरोध कर दिया कि साहब हमारे यहाँ मत भेजिए, हम कोई कूड़ेदान नहीं है, करना है तो कार्रवाई कीजिए। फिर जस्टिस वर्मा के घर पर देश के 3 सीनियर जज पहुंचे, उस कमरे में गए जहां कथित तौर पर नोट रखे हुए थे। 45 मिनट तक खोजबीन हुई और टीम वापस चली गई। सवाल उठा कि 45 मिनट के दौरान टीम को क्या मिला। इसका जवाब ढूंढेंगे हम आज के ललन टॉप शो में। साथ ही जानेंगे सरकार और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे 27 साल पुराने मतभेद की कहानी, जिसके केंद्र में है एक कानून। सवाल है कि जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर में सरकार की राय भी ली और सुनी जानी चाहिए या नहीं, और यदि ऐसा होता है, यदि सरकार की राय इसमें सुनी जाती है, तो क्या इससे जजों पर राजनीतिक दबाव बनाए जाने की आशंका तो नहीं बढ़ेगी। मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम की जो व्यवस्था है बनाम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बहस फिर से उठ खड़ी हुई है, उसकी टोह लेंगे। स्टैंड अप कलाकार कुणाल कामरा की ओर से आया बयान भी आपको सुनवाएंगे, उनका एक और वीडियो आया है वो भी देखेंगे, और दिल्ली सरकार के बजट की बात भी होगी जो पिछली सरकार के मुकाबले इस बार 31.5% बढ़ गया है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। बात जस्टिस यशवंत वर्मा के केस से शुरू करते हैं। वही जस्टिस वर्मा जिनके दिल्ली स्थित आवास में आग लगने के बाद वहां कम से कम 15 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सजा के तौर पर उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील जस्टिस वर्मा को अपने यहाँ स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने वाला फैसला वापस ले, साथ ही जस्टिस वर्मा को बर्खास्त करके उन पर मुकदमा चलाया जाए। 25 मार्च से वकीलों ने अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया है। मांग सिर्फ यही है कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट न भेजा जाए। आज एक डेलीगेशन देने जा रहा है जिसमें मैं भी हूं। कल हम लोग की मुलाकात होगी। इस बारे में अभी विस्तृत से आपसे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी शायद। सुनते हैं प्रयागराज में मौजूद पत्रकारों को जो ग्राउंड की गतिविधियों पर ताजा अपडेट्स शेयर कर रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट में किए जाने के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आज से अनिश्चितकालीन स्ट्राइक शुरू कर दिया है। सुबह से ही सारे अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट गेट नंबर 3 पर इकट्ठा हुए। उसके बाद गेट के 3 नंबर के बगल में जस्ट उनका एक आम सभा भी हुई। उस आम सभा में जस्टिस के खिलाफ लगे आरोपों पर चर्चा की गई। यही नहीं, इस हड़ताल में, अनिश्चितकालीन हड़ताल में पहले दिन इस बात पर चर्चा की गई कि आखिरकार इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इनके ट्रांसफ़र किए जाने का विरोध किया है। साथ ही इस पूरे मामले पर ईडी और सीबीआई की जांच की मांग उठाई है। इस केस में एक और अपडेट है। इंडियन एक्सप्रेस में महेंद्र सिंह मनराल की रिपोर्ट के मुताबिक आग की घटना के दिन यानी 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंचने वाली पुलिसकर्मियों की टीम ने पुलिस मुख्यालय में अपने फ़ोन जमा कर दिए हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के आदेश के बाद एक 3 सदस्यीय कमेटी जस्टिस वर्मा के घर पर मिले कैश की जांच कर रही है। इसमें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधवालिया, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल हैं। इनके बारे में संक्षेप में आपको बता देते हैं। जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया साल 1989 में उन्होंने चंडीगढ़ में वकालत शुरू की। साल 2011 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वो एडिशनल जज बने। 2014 में परमानेंट जज नियुक्त हुए। फरवरी 2024 में हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। जुलाई 2024 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। महत्वपूर्ण केस क्या हैं उनके? साल 2023 में हरियाणा की तत्कालीन खट्टर सरकार ने राज्य के लोगों को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण दिया था। जस्टिस संधवालिया उस खंडपीठ का हिस्सा थे जिसने सरकार के इस आदेश को खारिज कर दिया था और टिप्पणी की थी कि जो लोग राज्य के नागरिक नहीं हैं उनसे सरकार भेदभाव नहीं कर सकती है।
अब जस्टिस शील नागू की बात करते हैं। साल 1987 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में वकालत शुरू की। 2011 में हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने। 2013 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में परमानेंट जज नियुक्त हुए। मई 2024 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने। जुलाई 2024 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। महत्वपूर्ण केस क्या हैं उनके? जनवरी 2025 में चीफ जस्टिस नागू ने एक बर्खास्त किए एडिशनल और सेशंस जज को वापस सेवा में लाने का आदेश दिया। आरोप थे कि उक्त जज ने अपने वकालत के दिनों में एक महिला की झूठा रेप केस करवाने में मदद की थी। इसी साल फरवरी 2025 में ही जस्टिस नागू ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि वो बताएं कि क्या सरकार उन गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट्स पर कार्रवाई कर रही है, क्या कार्रवाई कर रही है उन पर जो लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठग रहे हैं। अगली हैं जस्टिस अनु शिवरामन। साल 1991 में उन्होंने वकालत की शुरुआत की। 2015 में वो केरल हाई कोर्ट की एडिशनल जज बनी। 2017 में केरल हाई कोर्ट की परमानेंट जज हुई। मार्च 2024 में वो कर्नाटक हाई कोर्ट में ट्रांसफर उनका हो गया। महत्वपूर्ण केस उनके हैं। दिसंबर 2022 में अडानी समूह ने याचिका दायर की कि केरल में उनके एक पोर्ट प्रोजेक्ट को वहां हो रहे प्रदर्शन और ब्लॉकेट की वजह से नुकसान हो रहा है। जस्टिस शिवरामन ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा कि सेंट्रल फोर्स को नियुक्त करने पर विचार करें। मई 2024 में जस्टिस शिवरामन ने एक फैमिली कोर्ट का आदेश पलटा और आदेश दिया कि अगर तलाकशुदा पति के मौत के बाद भी उसकी पूर्व पत्नी तलाक को अदालत में चुनौती चाहे तो दे सकती है। इससे पति की मौत के बाद भी पत्नी को विधवा स्टेटस के तहत मिलने वाली योजनाओं का लाभ मिल सकता था। ये थी इस कमेटी के सदस्यों के बारे में बुनियादी जानकारी। इसी कमेटी के आदेश के बाद 24 मार्च को तुगलक रोड थाने से 5 पुलिस कर्मियों की टीम दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंची। इसमें शामिल थे तुगलक रोड थाने के एसएचओ, एक सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल। यहाँ उनकी मीटिंग हुई दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से। खबरों के मुताबिक संजय अरोड़ा ने पुलिस कर्मियों से जांच में सहयोग करने को कहा। ये भी कहा कि कोई भी बात आगे शेयर करने से बचें। इसके बाद 5 पुलिस कर्मियों ने अपने फोन्स, मोबाइल फोन्स जांच में सहयोग के लिए आला अधिकारियों को सौंप दिए। इस क्रम में 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी भी जस्टिस वर्मा के आवास पर पहुंची। वहां क्या हुआ, आइए देखते हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू हैं, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस अंधवालिया हैं और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनु शिवरामन। इन तीनों जजों ने यहां 30 तुगलक क्रिसेंट में, जहां जस्टिस यशवंत वर्मा का सरकारी आवास है, जहां 14 मार्च की रात आग लगी थी और आग लगने के बाद नकदी बरामदगी हुई और जिसके वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक किए हैं, उस तमाम मामले में जांच करे 3 जजों की कमेटी ने यहां इनके घर का दौरा किया और यहां उस मौका वारदात का मुआयना किया, यानी मौके पर गए और वहां जाने के बाद उन्होंने स्टाफ के लोगों से, अन्य लोगों से पूछताछ की और मुझे लग रहा है कि ये शुरुआती पूछताछ है और इसका लगभग 45 मिनट यहां रहने के बाद तीनों जज यहां से रवाना हो गए। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। स्टाफ को भी शायद अंदर ताकीद दी गई होगी कि मीडिया से किसी तरह की कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि जब हमने स्टाफ से ऐसे ही पूछा तो सारे लोग टाइट लिप्ड हैं, यानी सबके होठ सिले हुए हैं, कोई कुछ बता नहीं रहा है। लेकिन ये तो तय है कि इसमें तीनों जजों ने जो जांच का शुरुआती उपक्रम है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि हमने पहले भी अपने दर्शकों से ये बात साझा की थी कि जल्दी ही कमेटी शुरू करेगी काम, लेकिन कमेटी ने बिल्कुल एकदम तुरंत में अपना काम शुरू कर दिया है और गठन के 24 घंटे के अंदर ही कमेटी यहां अपने काम पर आ गई है। सिर्फ गाड़ी लगना ही, खड़ी होना ही इस बात की तस्दीक नहीं करता कि जस्टिस वर्मा अंदर हैं या नहीं, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जस्टिस वर्मा अंदर ही हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली हाई कोर्ट के गाड़ी जिसमें स्टाफ के लोग थे वो लोग अंदर गए हैं, तो मुमकिन है कि जस्टिस वर्मा अंदर ही हों। कमेटी की जांच के आधार पर ही जस्टिस वर्मा पर कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार काउंसिल ने एक प्रस्ताव पास करके उनके खिलाफ महाभियोग लाने की मांग की है। अंग्रेजी में इसको इम्पीचमेंट कहते हैं। महाभियोग के लिए लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग के समय जितने लोग सदन में मौजूद हैं उनके 2/3 वोटों के महाभियोग के पक्ष में आने के बाद ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। महाभियोग के लिए अगर निश्चित संख्या में वोट मिल गए तो फिर यह प्रस्ताव जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति की मंजूरी
मंजूरी के बाद ही जज को उनकी कुर्सी से बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये प्रक्रिया शुरू कैसे हुई थी? साल 1995 में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस AM भट्टाचार्य पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे। तब बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल छागला ने जज को कुर्सी से हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन सामने रखा। दूसरी ओर से मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। जस्टिस K रामास्वामी और जस्टिस BL हंसारिया ने सुनवाई की और कहा कि किसी उच्च ऑफिस में बैठे जज के खराब बर्ताव और महाभियोग योग्य बर्ताव में अंतर है। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि जजों के गलत बर्ताव के लिए उनके ऊंचे ओहदे के सापेक्ष जवाबदेही तय करने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक इन हाउस जांच की प्रक्रिया तय करने पर विचार करना शुरू किया। एक 5 सदस्यीय कमेटी बनी जिसमें सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस SC अग्रवाल, जस्टिस AS आनंद और जस्टिस SP भरूचा शामिल थे। वहीं हाई कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज जस्टिस PS मिश्रा और जस्टिस DP महापात्र भी इसका हिस्सा थे। इस कमेटी ने अक्टूबर 1997 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और दिसंबर 1999 में इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। ये जजों के खिलाफ इंटरनल जांच की दिशा शुरू करने में पहला कदम था। फिर 2014 में एक बड़े केस ने सब कुछ बदल दिया। इस साल मध्य प्रदेश की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज ने प्रदेश के हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के खिलाफ यौन प्रताड़ना की शिकायत की। शिकायत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JS खेहार और जस्टिस अरुण मिश्रा ने शिकायत सुनी और जजों के खिलाफ इन हाउस जांच के लिए एक तरीका बनाया। इसमें तय हुआ कि हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, देश के चीफ जस्टिस और देश के प्रेसिडेंट किसी सिटिंग जज के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच का आदेश दे सकते हैं। अगर शुरुआती जांच में पाया जाता है कि आरोपी जज का कृत्य इतना संगीन नहीं है कि उसे पद से हटाया जाए तो CJI उसकी सूचना उक्त जज को देंगे। लेकिन अगर जांच में पाया जाता है कि आरोपी जज को हटाया जाए तो CJI उस जज से इस्तीफा मांगेंगे। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो CJI उस जज के खिलाफ सघन जांच का आदेश देंगे। साथ ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस जज से कोई भी काम नहीं लेंगे, कोई भी काम उनको असाइन नहीं करेंगे। जस्टिस वर्मा के केस में भी यही हुआ। CJI ने उनके खिलाफ सघन जांच के आदेश दिए। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय को आदेश दिया कि जस्टिस वर्मा को और न्यायिक कार्य अब ना दें। लेकिन इस पूरे मामले में एक और एंगल पर अब चर्चा शुरू हो गई है, वो है जजों की नियुक्ति के तरीके को लेकर। दरअसल जस्टिस वर्मा के घर से कैश बरामदगी की बात संसद में भी उठी। सांसदों ने चर्चा का प्रस्ताव रखा। उस समय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अगर इस मुद्दे को ठीक तरीके से डील किया गया होता तो शायद ऐसे केस होते ही नहीं। इसके बाद सभापति ने साल 2014 के NJAC एक्ट का उल्लेख किया। कहा कि संसद ने एक कानून पास किया था जो इस मुद्दे को सुलझाने का काम कर सकता था। 24 मार्च को भी सभापति धनखड़ ने यह बात दोहराई। इस दिन नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग में उपराष्ट्रपति ने NJAC या NJAC भी उसको कहते हैं, उसका जिक्र किया और फिर खबरें लिखी गईं और कयासबाजियां तेज हुईं कि क्या जस्टिस वर्मा के केस के बहाने मोदी सरकार अपने 11 साल पुराने कानून को जीवित करना चाहती है। क्या है NJAC या NJAC, जिसके बारे में फिर से चर्चा शुरू हो गई है। तो NJAC का पूरा नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और इससे जुड़े कानून के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने के लिए आपको कॉलेजियम सिस्टम को समझना पड़ेगा, जिसके विकल्प के तौर पर NJAC का विचार आया था। कॉलेजियम सिस्टम का जिक्र ना तो संविधान में है और ना ही ये संसद से पारित हुए किसी कानून पर आधारित है। ये सिस्टम उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों के जरिए सालों साल में जाकर के बना है, जिन्हें जजेस केसेस के तौर पर जाना जाता है। इसी सिस्टम से देश के सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों के ट्रांसफर और नियुक्तियां होती हैं। That's the power of the statute. सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम 5 सदस्यों से मिलकर के बना होता है। इसके मुखिया होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके अलावा 4 सबसे सीनियर जज। इसके अलावा राज्यों के हाई कोर्ट्स के भी कॉलेजियम होते हैं। इनमें 3 सदस्य होते हैं। मुखिया होते हैं उस हाई कोर्ट के उस वक्त के पोस्टेड मुख्य न्यायाधीश और बाकी 2 सबसे सीनियर जज। जैसा कि इस प्रक्रिया से ही साफ हो जाता है कि कॉलेजियम के सदस्य फिक्स नहीं होते, वे केवल उस समय तक ही काम करते हैं जब तक वे रिटायर होने से पहले बेंच में वरिष्ठ सदस्यों के रूप में गिने जा रहे हैं। वरिष्ठ सदस्य माने अनुभव और उम्र। अब बात उन जजेस केसेस की करते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर हुई संविधान के प्रावधानों की व्याख्या के जरिए कॉलेजियम का गठन हुआ। इसमें 3 केसेस हैं।
पहला केस है साल 1981 का फर्स्ट जजेस केस जिसको कहते हैं। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के सुझाव की महत्ता को वाजिब कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है। बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में दर्ज शब्द परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है, यानी राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जजों के परामर्श से सहमति भी हो। इस निर्णय ने यह स्थापित किया कि अदालतों में जजों की नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका प्रधान है। फिर आया साल 1993 का सेकंड जजेस केस, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ। केस में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एसपी गुप्ता केस के फैसले को पलट दिया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि परामर्श का अर्थ दरअसल सहमति है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ये सीजेआई की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक पूरी संस्था की राय होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कार्यपालिका को कॉलेजियम के सुझाए किसी नाम पर आपत्ति हो तो वो पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है, लेकिन उसके बाद भी अगर कॉलेजियम ने उसी सिफारिश को दोहराया तो कार्यपालिका नियुक्ति करने को बाध्य होगी। अब 3 सदस्यों के कॉलेजियम का निर्माण यहां हो चुका था और साल 1998 का थर्ड जजेस केस आता है। इसमें तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन की तरफ से एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जारी किया गया, जिसमें सवाल था कि क्या मुख्य न्यायाधीश को राय बनाने के लिए कई न्यायाधीशों से परामर्श की आवश्यकता होती है, या क्या मुख्य न्यायाधीश की एकमात्र राय ही अपने आप में एक परामर्श बन सकता है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम का विस्तार करते हुए उसमें सदस्यों की संख्या 5 कर दी, जिसमें सीजेआई और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 बिंदुओं की पूरी गाइडलाइंस इसके लिए बनाई। पिछले 27 साल से यही प्रक्रिया चली आ रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम की एक मीटिंग होती है, नामों पर विचार होता है और वे नाम कानून मंत्रालय को फाइनल करने के बाद भेज दिए जाते हैं, जिस पर आमतौर पर सरकार की सहमति आ ही जाती है। अब इसी सिस्टम को बदलने की कवायद शुरू हुई मई 2014 में। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी और 3 महीने बाद यानी अगस्त 2014 में केंद्र सरकार NJAC का कानून संसद में लेकर के आ गई। इसमें कॉलेजियम की जगह एक नई कमेटी की सिफारिश थी। इस कानून के तहत देशों में जजों की नियुक्ति के लिए कमीशन बनेगा, जिसमें ये लोग सदस्य होंगे। कौन लोग? देश के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, सिविल सोसाइटी से 2 लोग। सिविल सोसाइटी से जो 2 लोग आने थे उनके चुनाव की भी रूपरेखा तय की गई थी। एक सदस्य को सीजेआई, प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता विपक्ष मिलकर नामित करेंगे और एक अन्य सदस्य को अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज या महिलाओं के बीच से नामित किया जाएगा। इस कानून को लेकर सरकार का तर्क था कि इसमें कार्यपालिका से केवल एक सदस्य होंगे, कानून मंत्री। ऐसे में जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका की ही वरीयता ज्यादा होगी। इस कानून पर तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक लंबी फेसबुक पोस्ट लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बरकरार रहेगी। सुनते हैं तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को, जिन्होंने इस कानून के पक्ष में ये कहा था। Lastly, sir, the president can seek a reconsideration of the recommendations made, and the collegium has to consider in the same manner as they are on a real issue. Therefore, let me go one by one. The supremacy of the Chief Justice is maintained. There are 2 judges. The supremacy of the High Court Chief Justice is also maintained, but the consultation is to be wider. The importance of the State Chief Minister is maintained. His or her views is to be taken properly in writing on the nominations made, and thereafter the views of the commission is also there. And sir, what is the thinking which I very briefly said in my earlier intervention? कमीशन इस बात का विचार कर सकता है किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट के बारे में हमारे डाटा बैंक में इतने अच्छे शेड्यूल कास्ट के वकीलों का नाम है, ओबीसी के वकीलों का नाम है, हमने मालूम किया अच्छा कर रहे हैं, तो हम नाम भेजते हैं, उन पर भी आप विचार करें, वहां से वो नाम आएगा। तो ये सारी चिंता करने का एक बहुत कोशिश किया गया है, और मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा कमीशन बनेगा, इसका सचिवालय खूब मजबूत हो
वहाँ रिसर्चर्स हों, डाटा बैंक हो, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए जब हम कैबिनेट के सामने गए थे तो हमने ये भी कैबिनेट से आग्रह किया है कि जस्टिस डिपार्टमेंट के इसको और इम्प्रूव करने के लिए और जितने पर्सनल की आवश्यकता हो वो होना चाहिए। इस बिल पर संसद में वोटिंग हुई, दोनों सदनों में बिल बहुमत से पास हुआ। चूंकि ये देश के संघीय ढांचे से जुड़ा संविधान संशोधन था, इसके प्रभावी होने से सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ राज्यों के हाई कोर्ट पर भी असर पड़ता, इसलिए इसे देश की 50% से ज्यादा विधानसभाओं का भी समर्थन चाहिए था। राज्यों के पास ये गया तो कांग्रेस नीत राज्यों ने भी इसका समर्थन किया और अप्रैल 2015 में ये कानून लागू हो गया। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4 बनाम 1 के निर्णय से केंद्र सरकार के इस कानून पर रोक लगा दी। कहा कि केंद्र सरकार का ये कानून असंवैधानिक है। जस्टिस JS खेहार, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस जोसेफ कुरियन, जस्टिस AK गोयल ने इस कानून को खारिज करने पर सहमति जताई, जबकि जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर ने इस कानून को सही माना। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जजों की नियुक्ति की विचार शक्ति को देश की राजनीतिक कार्यपालिका से साझा करना मुश्किल होगा और भारत में सिविल सोसाइटीज का ऑर्गेनिक विकास अभी तक नहीं हो सका है। न्यायपालिका से अपेक्षा है कि वो देश के नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करे। ये तभी संभव है जब न्यायपालिका को सरकार के तमाम तंत्रों से अलग और स्वतंत्र रखा जाए। हालांकि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में ये ठीक नहीं है कि जज ही जजों की नियुक्ति कर रहे हैं और ये समय है कि इस 2 दशक पुराने सिस्टम को बदला जाए। ऐसा कहते हुए जस्टिस खेहार ने केंद्र से कहा था कि इस सिस्टम को ठीक करने में हमारी मदद कीजिए। हमारा दिमाग एक बेहतरीन टूल है, जब अलग अलग विचारों की आवाज़ें मिलती हैं तो कमाल होता है। इसी एनजैक की चर्चा फिर से होने लगी है। हमने विद्वानों का रुख किया, जजों की नियुक्ति और पारदर्शी कैसे हो उनसे पूछा। ये सवाल एक लाइन का तो नहीं है कि एनजेसी और कॉलेजियम में कौन बेटर है, लेकिन एनजेसी में जो सरकार प्राथमिकता चाहती थी वो दे देना मेरे हिसाब से हमें उस दौर में वापस ले जाएगा जब इमरजेंसी उससे पहले के दौर थे, जहां पे सरकार नियुक्ति और सरकार चीफ जस्टिस बनाती थी। वो एक टेस्टेड मॉडल है जो कि फेल हो चुका है। कॉलेजियम उस हिसाब से अब तक यानी उसमें बदलाव की जरूरत है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन अभी तक वो अपनी जगह बनाए हुए है। उसका रिजल्ट ओवरऑल अच्छा ही रहा है। ये कह दिया। रही बात पारदर्शिता की, तो एक तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के अंडर, जिन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा वाले मामले को पूरी तरह पारदर्शिता बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड किया ताकि सब लोग देख सकें, और जो भी स्टेप्स लिए वो सारे स्टेप्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, अभी पारदर्शिता पे बहुत काम हो सकता है। एक SOP NJC के जजमेंट के बाद बनाने की बात हुई थी, उस पर बीच में एफर्ट भी हुआ था। वो SOP ट्रांसपेरेंसी और अपॉइंटमेंट दोनों के लिए काफी अच्छी थी, लेकिन उसके जब कभी भी उस पर पूर्ण सहमति नहीं बन पाई सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, जुडिशरी के बीच में। मेरे हिसाब से वो SOP पे अगर कोई सहमति बन जाती है, लागू हो जाता है, तो पारदर्शिता की तरफ एक बड़ा कदम होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब सुर्खियों की बारी। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। पहली सुर्खी आई है स्टैंड अप कलाकार कुणाल कामरा के केस से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर व्यंग के बाद निशाने पर आए कुणाल कामरा ने अब एक बयान सोशल मीडिया पर जारी किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने ठीक वही कहा जो अजित पवार यानी पहले उप मुख्यमंत्री ने एकनाथ शिंदे यानी दूसरे उप मुख्यमंत्री के बारे में कहा था। मैं इस भीड़ से नहीं डरता और मैं बिस्तर के नीचे छिपकर मामला शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। एक कॉमेडियन के कहे शब्दों के लिए किसी जगह को नुकसान पहुंचाना वैसी ही नासमझी है जैसे अगर आपको चिकन नहीं परोसा जाता तो आप टमाटर के ट्रक को पलट दें। मेरे खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए मैं पुलिस और कोर्ट का सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन क्या उन लोगों पर भी निष्पक्ष और बराबर कानून लागू होगा जिन्होंने कॉमेडी से आहत होकर के तोड़फोड़ को एक वाजिब प्रतिक्रिया मान लिया। इसके अलावा कुणाल कामरा ने अपने एक्स खाते पर एक वीडियो भी अपलोड किया है। ये वीडियो उनके विवादित शो नया भारत में गाए गाने हम होंगे कंगाल का हिस्सा है, जिसे हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ करते शिव सैनिकों की तस्वीरों के साथ
एडिट किया गया है। कामरा के बयान के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की भी प्रतिक्रिया आई। वो 24 मार्च की शाम बीबीसी मराठी के कार्यक्रम में शरीक हुए। वहाँ उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम व्यंग समझते हैं, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए। ये किसी के खिलाफ बोलने की सुपारी लेने जैसा है। व्यक्ति स्वातंत्र्य जो है लोकशाही में ज़रूरी है, वो कुछ ये नहीं है, लेकिन उसका अर्थ बदलकर किसी के कहने पर किसी को गलत कहना, मेरी तो बात जाने दो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या बोला है उसने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके बारे में क्या बोला है, वो अर्थ मंत्री निर्मला सीताराम जी के बारे में क्या बोला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में क्या बोला है, कई उद्योगपति के बारे में क्या बोला है, आपके कितने पत्रकार लोगों से तो उसने पंगा लिया है, कई एयरलाइंस ने उसको बैन कर दिया है। तो ऐसा जो माहौल ख़राब करने वाला, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला, इसके पीछे कौन है? स्टूडियो की तोड़फोड़ के बारे में क्या कहें? देखिए, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। ये कार्यकर्ताओं की भावना है। कार्यकर्ताओं को देखो, एक्शन को रिएक्शन होती है, लेकिन उसका समर्थन मैं नहीं करूँगा। लेकिन जिसने भी स्टेटमेंट करना, किसी के खिलाफ बोलना, किसको बेइज्जत करना, किसी को अपमानित करना, ये तो देखो सोची समझी वाली साजिश है। हमने आपको पहले भी बताया कि कुणाल कामरा के खिलाफ खार पुलिस थाने में मुकदमा लिखा जा चुका है। इस मुकदमे में पूछताछ के लिए खार थाने ने कामरा को समन जारी किया है। एक अपडेट अदालत से भी आया है। मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में हुई तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार 12 शिवसेना कार्यकर्ताओं को जमानत मिल गई है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की घोषणा की है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधान परिषद में कहा कि कुणाल कामरा के कॉल डेटा रिकॉर्ड और बैंक खातों की भी जांच की जाएगी, ये पता लगाने के लिए कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो बयान दिए उसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है। अगली सुर्खी, 25 मार्च को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना पहला बजट पेश किया। ये बजट कुल 1 लाख करोड़ रुपए का है। पिछला बजट जो आम आदमी पार्टी ने पेश किया था वो 76,000 करोड़ रुपए का था। यानी बीजेपी शासित सरकार के बजट में पिछली बार के मुकाबले 31.5% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें महिलाओं के लिए क्या खास है? महिला समृद्धि स्कीम, उसके लिए 5100 करोड़ रखे गए हैं। महिला सुरक्षा के लिए 50,000 CCTV कैमरे, भ्रष्टाचार ना हो इसके लिए पिंक टिकट की जगह कार्ड दिए जाएंगे। इनके अलावा शिक्षा के लिए इस बजट में लगभग 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें से 100 करोड़ रुपए का एलोकेशन CM श्री स्कूल खोलने के लिए है। बाकी अन्य सेक्टर्स के लिए क्या क्या घोषित किया है वो भी आपको बता देते हैं। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा के लिए रखा गया है, 19.29%। हेल्थ सेक्टर को लगभग 13,000 करोड़ यानी लगभग 13% का आवंटन किया गया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी MCD के लिए 6,897 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के लिए 2,144 करोड़ रुपए, इसे पिछली सरकार ने दिल्ली में इंप्लीमेंट नहीं किया था। यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये हुई इस बजट की कुछ बड़ी बातें। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली विधानसभा, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए अपना विजन भी शेयर किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए अत्यंत दुख होता है कि पिछले 10 सालों में विकास के हर पैमाने पे दिल्ली फिसलती गई, लगातार फिसलती गई। जर्जर सड़कें, दूषित यमुना, सीवर ओवरफ्लो, स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति, वायु प्रदूषण के कारण से ये समझ में आता है कि पिछली सरकार के शासन और नीतियां जो थी उसके कारण से दिल्ली की जनता कितनी त्रस्त रही। पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ कि जब 2024-25 का बजट आया तो वो घट करके 2800 करोड़ रुपए घट करके मात्र 76,000 करोड़ रह गया, जो किसी भी राज्य के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में सबसे बुरी स्थिति थी। घट करके 76,000 करोड़। परंतु बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट।
चूंकि इस वक्त दिल्ली सरकार के वित्त मंत्रालय का प्रभार भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ही हाथों में है, इसलिए ये बजट भी उन्होंने खुद ही पेश किया। दिल्ली सरकार के इस बजट पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की प्रतिक्रिया आई, सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस 1 लाख करोड़ तक के बजट का कोई वास्तव में आधार होता, अगर सरकार के पास वास्तव में 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा होता तो इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर होता, लेकिन नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा क्योंकि इनके हवाई बजट में से इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के आधार पर हवा निकल जाती, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को पता चल जाता कि फर्जी आंकड़ों के आधार पर, हवाई आंकड़ों के आधार पर ये बजट आज प्रस्तुत किया गया है। 2 घंटे से ज्यादा के बजट के भाषण में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने 1.5 घंटा बिताया होगा अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को गालियां देने। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये याद दिलाना चाहती हूं, चुनाव खत्म हो गया, अब आप चुनाव जीत गए। अब दिल्ली के लोग चाहते हैं कि आप अपना विजन, अपना प्लान दिल्ली के लोगों के सामने रखें। अगर आज का बजट देखा जाए तो एक तरफ गाली गलौच, दूसरी तरफ बड़े बड़े जुमले, लेकिन बिना किसी आधार। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।